मैं राजवीर सिंह शरण, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मररका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट फर्स्ट। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर अपने कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन वाली यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। आज जो है अपन लास्ट टॉपिक इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें है वाल्डन प्रतिपन्न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करेंगे वाल्डन प्रतिपन्न या वाल्डन इन्वर्जन जो है ये क्या होता है। जब किसी भी किरल या असीमित कार्बन परमाणु से बंधित किसी परमाणु या समूह को किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो उत्पाद में असीमित कार्बन परमाणु के विन्यास का प्रतिपन्न अर्थात प्रतिलोमन हो जाता है। SN2 अभिक्रियाएं इसका मुख्य उदाहरण है। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप R विन्यास वाला यौगिक अभिक्रिया के पश्चात S विन्यास वाले यौगिक में तथा S विन्यास वाला यौगिक R विन्यास वाले यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। इसे वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। जैसे कि एक एसिमेट्रिक कार्बन अपन ने लिया है, जिसमें स्टार जो है वाला कार्बन असीमित है, इसमें CH3H C4H9 Br, इसके ऊपर यदि OH- यानी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराएं तो पहले एक संक्रमण अवस्था बनती है और बाद में ये जैसे छाता होता है उस तरह से ये उत्पाद के अंदर OH आयन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ जाता है। उपयुक्त अभिक्रिया में नाभिक स्नेही हमेशा निकलने वाले समूह यानी लिविंग ग्रुप के विपरीत दिशा यानी बैक साइड से जुड़ने की कोशिश करता है। परिणाम स्वरूप विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है। केवल ध्रुवण घूर्णन की दिशा के प्रतिपन्न होने से यह वाल्डन प्रतिपन्न नहीं होगा। ऐसी अभिक्रियाओं में विन्यास परिवर्तन का अवलोकन सर्वप्रथम P. वाल्डन ने 1895 में किया। उदाहरण के लिए ध्रुवण घूर्णक मैलिक अम्ल को जब PCl5 की अभिक्रिया द्वारा क्लोरोसक्सिनिक अम्ल में बदला जाता है तो वाल्डन का प्रतिपन्न होता है। जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया, डी मैलिक एसिड लिया अपन ने, PCl5 से रिएक्शन कराई तो एल क्लोरोसक्सिनिक अम्ल जो है वो बन जाता है और पुनः इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराएं तो ये डी मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। और एल क्लोरोसक्सिनिक अम्ल की क्रिया यदि सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएं तो एल मैलिक अम्ल प्राप्त होता है। जो इसी प्रकार से डी मैलिक एसिड की या डी क्लोरोसक्सिनिक एसिड लें अपन, उसको जो अपन डी मैलिक एसिड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल की तरह रिएक्शन काम करती है। ऊपर वाले उदाहरण के अंदर A और B, A से B या B से A का बनना था C से D या D से C का बनना वाल्डन प्रतिपन्न है, क्योंकि विन्यास बदल रहे हैं। लेकिन B से C तथा D से A का प्राप्त करने में वाल्डन प्रतिपन्न नहीं हो रहा है, केवल ध्रुवण घूर्णक बदल रहा है, जबकि विन्यास में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वाल्डन प्रतिपन्न में फर्स्ट उत्पाद का विन्यास हमेशा सबस्ट्रेट से विपरीत होता है। सेकेंडली ध्रुवण घूर्णक बदलने या न बदलने से कोई तात्पर्य नहीं होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में असममित कार्बन परमाणु के विन्यास के प्रतिपन्न या बदलने के साथ साथ ध्रुवण घूर्णन भी बदल जाता है। यह मात्र एक संयोग ही होता है। यदि कोई अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है तो विन्यास का प्रतिपन्न अर्थात वाल्डन प्रतिपन्न हो जाता है। यह SN2 अभिक्रिया निम्न कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 सबस्ट्रेट तथा अभिकर्मक की प्रकृति, नंबर 2 विलायक की प्रकृति पर, नंबर 3 अभिक्रिया के तापक्रम पर। तो यदि किसी असममित या किरल कार्बन परमाणु पर अभिक्रिया के पश्चात ध्रुवण घूर्णन की दिशा विपरीत हो जाए परंतु विन्यास में कोई परिवर्तन न हो तो इसे वाल्डन प्रतिपन्न नहीं कहा जाता है। उदाहरण के लिए डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसकी मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएं तो ये D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है -D ग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित होता है, जो कि वाल्डन प्रतिपन्न नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से एल लैक्टिक एसिड एथिल अल्कोहल और एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएं तो -L एथिल लैक्टेट बनता है, इसमें वाल्डन प्रतिपन्न नहीं हो रहा है। उपयुक्त दोनों अभिक्रियाओं में वाल्डन प्रतिपन्न का उदाहरण नहीं है, क्योंकि अणुओं का विन्यास अभिक्रिया के बाद भी समान ही है, केवल ध्रुवण घूर्णन की दिशा में परिवर्तन हुआ है। बंध बनने व टूटने की प्रक्रिया सहसंयोजकता में बदलाव असममित या किरल कार्बन परमाणु पर ही होना चाहिए। इसी प्रकार से अपन कर सकते हैं विन्यास का अपरिवर्तन यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
जब किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में कीरिल कार्बन से बंधित समूह को किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास के समान ही पाया जाता है, अर्थात अभिक्रिया के पश्चात विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह निम्न प्रकार से संभव है। जैसे अपन ये देखें, कोई कंपाउंड एसिमेट्रिक कार्बन लिया, ध्रुवण घूर्णक है, इसके ऊपर यदि बैकसाइड से OH माइनस का अपन ने एडिशन कराया तो ध्रुवण घूर्णक जो है ये एसिमेट्रिक कार्बन वाला ये कंपाउंड इसमें बन गया। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि असंबंध अभिक्रिया में CO माइनस कार्बोक्सिलेट अभिक्रिया में भाग लेकर कीरल कार्बन के विन्यास को परिवर्तित नहीं होने देता है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। इसमें दो बार विन्यास का प्रतिपन्न होने के कारण उत्पाद का विन्यास अभिकारक जैसा ही रह जाता है। जैसे अपन ने ये दो बार किया, पहला प्रतिपन्न किया तो इसमें बीच में मध्यवर्ती बन गया, फिर दूसरा प्रतिपन्न किया तो पुनः ये वाली शुरू वाली अभिकारक की स्थिति बन गई। सेकेंडली, SNI प्रकार के प्रतिस्थापन यानी ध्रुवण घूर्णक अल्फा फेनिल एथेनॉल या थायनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके अल्फा फेनिल एथिल क्लोराइड बनाते हैं, जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर दिखाया अपन ने। C6H5CH2CH2OH प्लस थायनिल क्लोराइड, तो OH के स्थान पर जो है Cl जुड़ गया, यानी अल्फा फेनिल एथिल क्लोराइड जो है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो है इसमें से निकल गया। इस अभिक्रिया में विन्यास अपरिवर्तित रहता है, अर्थात SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है, जैसा कि इस निम्न रिएक्शन के द्वारा दिखाया गया है। नाउ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। किसी अणु में विभिन्न परमाणु या समूह की आकाशीय व्यवस्था को उस यौगिक का विन्यास कहते हैं। विन्यास दो प्रकार का हो सकता है। एक तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, आपेक्षिक विन्यास, यानी क्या है, अणु के वे विन्यास जो किसी मानव संरचना से तुलना करके ज्ञात किए जाते हैं, आपेक्षिक विन्यास कहलाते हैं। इसके लिए रोजनॉफ ने मानक संरचना के रूप में ग्लिसरल्डिहाइड का उपयोग किया। उन्होंने स्वेच्छा से प्लस ग्लिसरल्डिहाइड का नामकरण कैपिटल D के द्वारा तथा माइनस ग्लिसरल्डिहाइड का नामकरण कैपिटल L के द्वारा किया और इस आधार पर ही इनका नामकरण D व L पद्धति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड और L माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड का मतलब जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसके ऊपर OH समूह जो है वो राइट हैंड साइड में, और L माइनस ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर स्टेरिक कार्बन पर उपस्थित OH समूह जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। इसके अनुसार अपन कह सकते हैं जो समावी D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड में परिवर्तित किए जा सकते हों अथवा उससे प्राप्त किए जा सकते हों वे D विन्यास वाले होते हैं, और इसी प्रकार जिन विन्यास का सह संबंध कोरिलेशन L ग्लिसरल्डिहाइड से होता है उनका अपेक्षिक विन्यास L होता है। इस पद्धति के द्वारा कुछ अन्य यौगिकों का नामकरण D, कैपिटल D और L के रूप में निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे एक से अधिक असमित कार्बन परमाणु वाले यौगिकों का विन्यास निर्धारण करने के लिए ग्लिसरल्डिहाइड के असमित कार्बन परमाणु को उसके किसी सिरे वाले असमित कार्बन परमाणु के साथ संबंध देखा जाता है, फिर उसे सबसे नीचे लिखकर उसके सापेक्ष विन्यास का निर्धारण किया जाता है। इनके विन्यास का निर्धारण सर्वाधिक संक्रमित या क्रमांकित किरल केंद्र के आधार पर किया जाता है। यदि उस पर OH समूह दाईं ओर है तरफ है तो D विन्यास, और यदि OH समूह है बाईं तरफ है तो L विन्यास, जैसे D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज इसके अंदर दिखाया आपने। यदि किसी यौगिक में असमित कार्बन परमाणु पर H या OH के स्थान पर अन्य परमाणु या समूह उपस्थित हो तो इनके विन्यास का निर्धारण करने के लिए ये देखते हैं कि हाइड्रोजन या सबसे छोटे समूह के सापेक्ष प्रमुख प्रतिस्थापी किस तरफ स्थित है। यदि वह दाईं ओर स्थित है तो विन्यास D होगा, और यदि बाईं तरफ है तो विन्यास L होगा। जैसे ये D विन्यास का उदाहरण इसमें दिया अपन ने 1 2 3 यानी 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड है, D विन्यास है, इसी का L विन्यास अपन दे सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे दो उदाहरण दिए हैं, D विन्यास और ये L विन्यास। नाउ वी डिस्कस द निरपेक्ष कॉन्फ़िगरेशन या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या क्या होता है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसी अणु के वास्तविक विन्यास को निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। यानी कुछ समय पहले
तक इस विन्यास को ज्ञात करने की कोई विधि ज्ञात नहीं थी, लेकिन 1951 के अंदर विजुएट नामक वैज्ञानिक ने अक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से प्लस सोडियम रुबिडियम टार्ट्रेट का निरपेक्ष विन्यास ज्ञात किया। जब इस विधि द्वारा प्लस ग्लिसरल्डिहाइड का विन्यास ज्ञात किया गया तो यह पाया गया कि विन्यास रोजेनॉफ द्वारा प्रस्तावित डी विन्यास के बिल्कुल अनुरूप था, अतः ये उसका निरपेक्ष विन्यास ही हो गया और उन सभी अणुओं के अपेक्षित विन्यास भी निरपेक्ष विन्यास ही हो गए जिनके विन्यास का निर्धारण ग्लिसरल्डिहाइड से तुलना करके ज्ञात किए गए थे। अतः अब अपेक्षिक विन्यास और निरपेक्ष विन्यास एक समान होते हैं और डी व एल नामकरण पद्धति निरपेक्ष विन्यास को ही बताती है, जिसे पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। अब कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल एल और स्मॉल एल में क्या अंतर है। यदि मान लो किसी यौगिक के नाम से पहले कैपिटल डी तथा कैपिटल एल अक्सर उस यौगिक के अणु के विन्यास के बारे में बताते हैं, जबकि छोटा डी और छोटा एल अक्सर उस यौगिक के प्रकाशिक गुण अर्थात क्रमशः दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक के बारे में बताते हैं। यदि किसी अणु के असमित कार्बन परमाणु पर OH समूह या अन्य क्रियात्मक समूह दाईं तरफ स्थित है तो उसका विन्यास डी होता है और ये समूह बाईं ओर स्थित हैं तो एल विन्यास होता है। जबकि डी दक्षिणावर्ती यानी ध्रुवण घूर्णक यौगिक के नाम के पहले लिखा जाता है और छोटा एल वामावर्ती ध्रुवण घूर्णक के नाम से पहले लिखा जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कैपिटल डी तथा कैपिटल एल एक सैद्धांतिक घटना यानी विन्यास को प्रदर्शित करते हैं, जबकि छोटा डी और छोटा एल एक प्रायोगिक घटना यानी एक्सपेरिमेंटल घटना जो होती है फिनोमिना ध्रुवण घूर्णक को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कैपिटल डी व छोटा डी तथा कैपिटल एल व छोटा एल का आपस में कोई संबंध नहीं है। डी विन्यास वाला यौगिक डी भी हो सकता है और एल भी हो सकता है। इसी प्रकार कैपिटल एल विन्यास वाला यौगिक एल भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अर्थात कैपिटल डी, स्मॉल डी तथा कैपिटल एल और स्मॉल एल के इस भ्रम को दूर करने के लिए आजकल ध्रुवण घूर्णकता को स्मॉल डी तथा एल के बजाय प्लस और माइनस चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात दक्षिणावर्ती ध्रुवण घूर्णक रूप को प्लस चिन्ह के द्वारा तथा वामावर्ती रूप को माइनस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इस यूनिट के अंदर जो है कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन, ये यूनिट जो अपनी ख़त्म होती है आज। इस यूनिट के अंदर अपन ने कार्बनिक यौगिकों का यानी सबसे पहले इसमें अपन ने आइसोमेरिज्म डिस्कस की, संभाव्यता क्या है, कितने प्रकार की होती है। फिर इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विशेष रूप से, और कन्फर्मेशन जो है कार्बनिक यौगिकों का स्वरूपण, स्पेशली इसमें साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन जो है वो डिस्कस किया। टुडे वी हैव डिस्कस्ड ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड जो आपका डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये आज यूनिट, सेकंड यूनिट जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ख़त्म होती है। थैंक यू।